लाइट। लाइट सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट्स, सन। लेकिन कभी हमने सोचा है कि एक्चुअली में लाइट होती क्या है? द मोस्ट कॉमन डेफिनेशन ऑफ लाइट इज़ दैट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू सी एनीथिंग अराउंड अस। तो लाइट की जो सबसे कॉमन डेफिनेशन हमने आज तक सुनी है वो यही है कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे साउंड होती है उसी तरीके से लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम अपने आसपास में रखी किसी भी चीज़ को देख पा रहे हैं। अगर मैं एक रूम में बैठा हुआ हूँ और मैं उस रूम में किसी टेबल को देख पा रहा हूँ तो इट इज़ बिकॉज ऑफ लाइट। किसी ना किसी सोर्स से लाइट आ रही होगी, या तो सनलाइट आ रही होगी उस रूम के अंदर जो उस टेबल पे टकराने के बाद मेरी आंखों तक आ रही है, या फिर उस रूम के अंदर कोई ना कोई बल्ब होगा या कोई और सोर्स ऑफ लाइट होगा जिसकी वजह से लाइट उस पे टकराने के बाद मेरी आंखों पे आ रही है और मैं उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा हूँ, है ना। अगर वहाँ से लाइट सोर्स हटा दिया जाए, मान लो एकदम से रात हो गई और वहाँ पे कोई और सोर्स भी नहीं है, तो अंधेरे में आप उस टेबल को देख नहीं पाओगे ना। तो इससे पता चल जाता है कि किसी टेबल को देखने के लिए ज़रूरी है उसके आसपास लाइट का होना। किसी भी ऑब्जेक्ट के आसपास अगर लाइट होगी तो वो उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ेगी और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। ठीक है, अभी देखो वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना, हम सभी को दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक होता है ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। जैसे कि हमारा सन हो गया, हमारी ट्यूब लाइट हो गई, बल्ब हो गया, ये सब क्या है, अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं जो होते हैं नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती, हम उनको सिर्फ इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो दूसरे ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और वही रिफ्लेक्टेड लाइट जो है हमारी आइज़ पे आती है और फिर हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या हो गए? जैसे कि हमारे रूम में रखी टेबल हो गई, बैग हो गया, ठीक है, फ़ैन हो गया, और मून हो गया। मून की भी अपनी कोई लाइट नहीं होती। मून हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है और वो मून के सरफेस पे रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे आती है। ठीक है, अब देखो ये जो हमने समझी है ये तो लाइट की एक सिंपल डेफिनेशन हो गई, ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन अगर हम मोर प्रिसाइज डेफिनेशन अगर देखें लाइट की, फिज़िक्स की टर्म में लाइट एक्चुअली में होती क्या है, तो विजिबल लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन within the portion of electromagnetic spectrum that can be perceived by human eye। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो विजिबल लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में से भी वो वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसको हम अपनी आइज से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस लाइट को हम विजिबल लाइट बोलते हैं। अब देखो इस डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले ये दो तीन टर्म समझनी होंगी। एक तो वेव क्या होती है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली में वेव क्या है। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो अगर सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझें कि वेव क्या है, वेव एक डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। अभी वेव के आपने बहुत से एग्जांपल अपनी डेली लाइफ में देखे होंगे। सबसे कॉमन आप देखते हो जब आप कभी समुद्र में जाते हो, ठीक है, तो सी में नहाते हुए वेव्स आती रहती हैं बीच बीच में ना आपके पास। तो अगर वेव आपसे आके टकराती है तो आपको क्या होता है, पीछे की तरफ एकदम धक्का लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो वेव अपने साथ एनर्जी को कैरी करती है। अगर ज़्यादा बड़ी वेव आएगी तो आपको ज़्यादा ज़ोर से धक्का लगेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी वो कैरी कर रही होगी। ठीक है ना। अभी देखो हर वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, तो दो तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझ लेते हैं। उससे आपको क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक तो हर वेव की कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है। ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है? इट इज़ द डिस्टेंस ओवर विच द वेव्स शेप रिपीट्स। मतलब कि वेवलेंथ वो डिस्टेंस है जिसके बाद वेव अपने आप को रिपीट करती है। ठीक है, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर में। सिंपली हम मेज़र कर लेते हैं कि इतनी मीटर की वो डिस्टेंस है जिसके बाद वेव अपने आप को रिपीट कर रही है। ठीक है, दूसरी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पासिस थ्रू अ पॉइंट इन अ फिक्स्ड टाइम। मतलब कि
एक गिवन टाइम इंटरवल के अंदर कितनी वेव्स किसी पॉइंट से पास हो रही हैं, ये उसकी फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि 5 सेकंड के अंदर इस पॉइंट से 10 वेव पास हो रही हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 10/5 पर सेकंड, यानी कि 2 वेव्स पर सेकंड, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। पर सेकंड को ही हम हर्ट्स में भी डिनोट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी की जो ऐसा यूनिट होती है उसको हर्ट्स बोलते हैं हम। ठीक है, अब देखो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है, ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर किसी वेव की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम हो जाती है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी किसी की कितनी ज़्यादा है तो वेवलेंथ उतनी कम हो जाती है। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी आप देखो, ये एक पिक्चर देख के दोनों को समझ सकते हो, दोनों के बीच में रिलेशन। दोनों पिक्चर में जो हमने डिस्टेंस ली हुई है मेज़र करने के लिए वो इक्वल है। पहली पिक्चर में उतनी डिस्टेंस के अंदर वेवलेंथ ज़्यादा है तो नंबर ऑफ वेव्स कम जनरेट हो रही हैं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम है। दूसरी पिक्चर में क्या है, वेवलेंथ बहुत कम है तो उतनी डिस्टेंस के अंदर बहुत सारी वेव्स फॉर्म हो रही हैं, और जितनी ज़्यादा वेव्स फॉर्म होंगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो इससे हमें पता चल जाता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो होती है एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज़ द हाइट और डेप्थ ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मतलब कि वेव की जो मीन पोजीशन है उससे उसकी हाइट कितनी ज़्यादा है और उसकी डेप्थ कितनी ज़्यादा है। ठीक है, ये उसका एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है। अगर एम्पलीट्यूड किसी वेव का बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब उसकी हाइट उतनी ज़्यादा होगी और डेप्थ भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, और एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होता है इंटेंसिटी ऑफ द वेव उतनी ज़्यादा हो जाती है, या फिर हम कहें कि उस वेव के अंदर एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है जितना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड होता है। अभी आप इसको सिंपली एक एग्जांपल से ही समझ सकते हैं, जो हमारा समुद्र वाला एग्जांपल था। सी में क्या होता है, अगर आप बोट चला रहे हैं सी के अंदर, ठीक है, तभी एक छोटी सी वेव आती है, तो छोटी सी वेव का मतलब उसका एम्पलीट्यूड काफ़ी कम होता है, उसकी हाइट काफ़ी कम होती है, तो आपकी बोट को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, आप चलते रहते हैं आराम से। लेकिन वहीं पे अगर समुद्र में एक बहुत बड़ी वेव आ जाए एकदम से, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो, हाइट ज़्यादा होने का मतलब उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, अगर आपके पास आएगी तो आपकी बोट को पलटने का खतरा रहता है, आपकी बोट पलट भी जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा एनर्जी आपको हिट करेगी आपकी बोट उतनी ज़्यादा खतरे में आ जाएगी, है ना। तो अब हम फटाफट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स बेसिकली दो टाइप की होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इन दोनों वेव्स में क्या डिफरेंस है, देखो मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं उनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि हमने साउंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि साउंड क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। अगर आपको साउंड को प्रोपोगेट करना है तो उसके लिए आपको किसी ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो सॉलिड हो, गैस हो या फिर लिक्विड हो। वैक्यूम में मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इनको प्रोपोगेट करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर मीडियम है तो भी ये प्रोपोगेट कर सकती हैं, नहीं है तो भी प्रोपोगेट कर सकती हैं। ठीक है ना। अब मैकेनिकल वेव्स को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होती है ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, जो पार्टिकल्स का ऑसिलेशन होता है या फिर वाइब्रेशन होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही होती है। जैसे कि हमने देखा था साउंड वेव्स में हो रहा था। साउंड वेव्स में क्या हो रहा था, अगर एक्स डायरेक्शन में साउंड वेव ट्रेवल कर रही है तो पार्टिकल्स भी एक्स डायरेक्शन में ही वाइब्रेट कर रहे थे, आगे पीछे हो रहे थे, है ना। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है साउंड वेव्स। अब दूसरा टाइप होता है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अगर वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो अप और डाउन डायरेक्शन में यानी वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है जैसे कि वाटर वेव। वाटर वेव में क्या होता है, अगर वाटर वेव लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं तो जो वाटर के पार्टिकल होते हैं वो अप एंड डाउन ट्रेवल करते हैं, तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो वेव से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, इसको ही हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। अभी देखो हमारी जो नेक्स्ट वेव्स हैं वो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी शुरू करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है
कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, वो सभी लाइट पे भी फॉलो करेगा, क्योंकि लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, ठीक है ना। और जब हम लाइट बोलते हैं तो लाइट से हमारा मतलब होता है विजिबल लाइट, जिसको हम देख सकते हैं, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत सारी टाइप की होती हैं, रेडियो वेव्स हो गई, एक्स रेज हो गई, ठीक है, गामा रेज हो गई, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। लेकिन इन्हीं में से एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम विजिबल लाइट बोलते हैं, जिसकी हम स्टडी बेसिकली कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली में होती क्या है। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन विच बोथ फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करती है वो डायरेक्शन इन दोनों फील्ड से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड in which both the fields are perpendicular to each other and the direction of propagation of waves is perpendicular to both of these fields, ठीक है। अभी देखो, ये एनिमेशन देख के हम अच्छे से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली में होती कैसी है। इसमें देखो, ये वेव आ रही है, सामने की तरफ प्रोपोगेट कर रही है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और इसमें देखो, ये दो फील्ड से मिलके बन रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों फील्ड जो हैं अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेट कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी हैं। एक रेड में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है और ये ब्लू में आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से हमेशा हर पॉइंट पे एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं और प्रोपोगेशन ऑफ वेव की जो डायरेक्शन है उससे भी हमेशा परपेंडिकुलर है। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा इसको देख के कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है। और हमारी लाइट वेव भी जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लाइट वेव भी एक्चुअली में इस टाइप की होती है ना। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो सबसे पहले इन प्रॉपर्टीज़ को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यही है कि इनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती प्रोपोगेट करने के लिए, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। आपने देखा अभी ये किस तरीके से प्रोपोगेट कर रही है, जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन थी वो एक्स डायरेक्शन थी, लेकिन जो दोनों फील्ड हैं वो प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ये भी ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कि दे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और इनकी जो स्पीड होती है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर इसी को हम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी बोल देते हैं। और यही होती है स्पीड ऑफ लाइट। हमने देखा है ना, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वो इसीलिए होती है क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सभी की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वली होती है, चाहे वो एक्स रेज हो, चाहे आपकी रेडियो वेव्स हों, ठीक है, चाहे आपकी माइक्रो वेव्स हों, इन सभी की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब ये जो स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है वैक्यूम में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चेंजेस व्हेन द मीडियम चेंजेस। जैसे ही अगर मीडियम आप चेंज करते हो तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी चेंज हो जाती है। अगर आपका मीडियम थोड़ा कम डेंस है, जैसे कि वैक्यूम हो गया या एयर हो गया, तो आपकी स्पीड ये है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे ही आपका मीडियम थोड़ा सा डेंस होता है तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कि दे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन सभी के अंदर रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। और यही हमारा 10th का जो अभी चैप्टर नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, वो इसी पे बेस है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।
और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि दे ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये तो हर एक वेव की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी वेव है तो वेव की डेफिनेशन ही ये है कि इट इज़ अ डिस्टर्बेंस विच कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स समझने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें समझना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं सबकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब इन्हीं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के आधार पे हम सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि गामा रेज हो गई, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड वेव्स। तो इन्हीं सब वेव्स को जब हम एक ऑर्डर में लगाते हैं तो हमें मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एक साइड पे सबसे कम वेवलेंथ की वेव्स होती हैं और जैसे जैसे हम दूसरी साइड पे जाते हैं हमारी वेवलेंथ बढ़ती जाती है। ठीक है, और उसी के अपोजिट फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एक साइड में सबसे ज़्यादा होते हैं और दूसरी साइड पे जाते जाते फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अब देखो जैसे इस पिक्चर में हम समझ सकते हैं, यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अभी तक हम जानते हैं जिनके बारे में, उन सभी को हमने ऐसे कैटेगरी में बांटा हुआ है। कुछ को हम गामा रेज बोलते हैं, कुछ को एक्स रेज बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ये रेडियो वेव्स हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनका वेवलेंथ 1 मीटर से 1000 मीटर के बीच में होता है, उन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम रेडियो वेव्स बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से माइक्रोवेव्स हैं आपकी। माइक्रोवेव्स का क्या हो गया, जितनी भी वेवलेंथ 10⁶ नैनोमीटर से 1 मीटर तक की जितनी वेवलेंथ है उन सबको हम माइक्रोवेव्स बोलते हैं। अब देखो ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसमें से एक बहुत छोटा सा पोर्शन होता है जो कि विजिबल लाइट होती है। ठीक है, जो कि हमारा टॉपिक है विजिबल लाइट। ये वो लाइट है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जितनी भी वेव्स हैं इनको हम देख नहीं सकते ना। आपके घर पे माइक्रोवेव चलता है तो उसमें से जो भी वेव्स निकल रही होती हैं आप देख थोड़ी ना पाते हो उसको। इसी तरीके से आपकी एक्सरेज होती हैं, आपने अपना एक्सरे कराया होगा कभी, तो एक्सरेज जो होती हैं वो आपके बॉडी से पेनिट्रेट होकर निकल जाती हैं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आपकी बॉडी से पेनिट्रेट होकर निकल जाती है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती ना। तो विजिबल लाइट सिर्फ इसके बीच में एक छोटा सा पोर्शन होता है, और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। अब भगवान ने हमारी आंखें ही इस टाइप की बनाई हुई है कि हम 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे ऊपर की और नीचे की वेव्स को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी जैसे कुछ और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इन दूसरी वेव्स को भी थोड़ा बहुत डिटेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि बर्ड्स होती हैं। बर्ड्स क्या हैं, वो अल्ट्रावायलेट वेव्स को भी देख सकती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ ये छोटा सा पोर्शन देख सकता है जिसको हम विजिबल लाइट बोलते हैं। अब विजिबल लाइट में भी एक साइड पे वॉयलेट होता है और एक साइड पे रेड लाइट होती है। ठीक है, रेड लाइट कौन सी होती है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। रेड लाइट की वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर। अगर किसी लाइट की वेवलेंथ इससे ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हम उसको देख नहीं पाएंगे। और अगर किसी लाइट की वेवलेंथ वॉयलेट से कम हो जाती है, वॉयलेट की वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर, अगर वॉयलेट से कम वेवलेंथ किसी कलर की हो जाएगी तो हम उसको भी देख नहीं पाएंगे। तो जितने भी ये कलर होते हैं ना, रेनबो में जो 7 कलर्स हमको दिखाई देते हैं, वो सभी कलर्स की वेवलेंथ इस सेक्शन के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। अब देखो लगभग ईयर 1900 तक हम सब यही मानते थे कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं, तो हम अपना बहुत खुश थे, आराम से जी रहे थे। लेकिन तभी क्या हुआ, 1900 के टाइम पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था, व्हेन अ मेटल सरफेस इज एक्सपोज टू लाइट इट एमिट्स इलेक्ट्रॉन। मतलब जब किसी मेटल सरफेस को हम लाइट में एक्सपोज कर देते थे तो उसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते थे। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते थे। मतलब कि आपकी लाइट को यूज़ करके किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना। ठीक है, इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते थे। अब देखो लाइट के वेव नेचर से भी हम समझ सकते हैं, वेव क्या होता है, वेव अपने साथ एनर्जी को कैरी करती है। तो हम समझ सकते हैं जैसे एनर्जी आके उस पर टकराएगी मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आई, वेव्स में क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है।
जैसे कि हम दोबारा से अपने समुद्र वाले एग्जाम्पल में चलते हैं। समुद्र में अगर किसी वेव की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है या उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है तो वो नाव को पलटा देता है, उसमें एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है ना। लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ किया, ठीक है, जैसे समझ लो पहले हमने कोई एक बल्ब लगाया हुआ था, फिर हमने 10 बल्ब लगा दिए, लेकिन तब पर भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हुए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का एमिशन किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा था? लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा था। अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे रहे थे तो इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जा रहे थे, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी को कम कर दे रहे थे तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहे थे। तो इस चीज़ ने साइंटिस्टों को कंफ्यूज कर दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर लाइट एक वेव है तो उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड होनी चाहिए ना इलेक्ट्रॉन का एमिशन, क्योंकि इंटेंसिटी के साथ एनर्जी बढ़ती है, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होने चाहिए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन था वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा था, ना कि उसकी इंटेंसिटी पे। तो इसके बाद 1905 में आइंस्टाइन आते हैं। आइंस्टाइन ने क्या किया? आइंस्टाइन ने बोला कि लाइट जो है इट मस्ट बी मेड अप ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स विच ही कॉल्ड्स फोटोन्स। तो आइंस्टाइन ने बताया कि जो लाइट है, लाइट खाली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ठीक है, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, और उन्होंने इन पार्टिकल्स को नाम दिया फोटोन्स। अब उन्होंने बोला ये जो फोटोन्स होते हैं ये मासलेस पार्टिकल्स हैं और इनके अंदर एनर्जी होती है। तो जब भी लाइट किसी मेटल सरफेस पे टकराती है जाके, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से जाके टकराता है। अब अगर उस फोटोन के अंदर इतनी एनर्जी है कि वो उस इलेक्ट्रॉन को एमिट करा सके तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। अगर फोटोन के अंदर उतनी एनर्जी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता। अब फोटोन की जो एनर्जी होती है उसके लिए उन्होंने जो फॉर्मूला दिया वो था E=H/ν, ठीक है। तो H जो था वो था प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही थी? फ्रीक्वेंसी पे। न्यू जो थी वो थी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ रही है लाइट की तो एनर्जी बढ़ रही है फोटोन की, और जितनी ज़्यादा फोटोन की एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से एमिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं कि जैसे जैसे अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है लाइट की तो द एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन इंक्रीजेज एंड इट कैन एमिट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन इंटेंसिटी के साथ एनर्जी नहीं बढ़ती फोटोन की। इंटेंसिटी का मतलब है कि आपने नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ा दिया लेकिन उनकी एनर्जी को नहीं बढ़ाया ना। तो फोटोन तो इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, अगर उसमें एनर्जी कम है तो चाहे 10 फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराएं तब पर भी वो एमिट नहीं होगा, ठीक है। एमिट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक ही फोटोन की ज़रूरत है, लेकिन उस फोटोन के अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो उसको एमिट कर सके। तो ये जो थ्योरी आइंस्टाइन ने दी थी, इसके लिए आइंस्टाइन को 1905 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और इसके बाद से कहा जाने लगा कि लाइट जो है उसके अंदर डुअल नेचर होता है, ठीक है। वो केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ साथ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स भी है, ठीक है। सो फाइनल डेफिनेशन अगर हम लाइट की, अब कोई पूछता है कि लाइट है क्या, सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट द लाइट ऑलवेज ओबेज वेव पार्टिकल डुअलिटी, मीनिंग इट इज़ बोथ अ वेव एंड अ पार्टिकल एट द सेम टाइम, ठीक है। तो यानी कि लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है और साथ के साथ पार्टिकल भी है, ठीक है ना। तो इसी को बोला जाता है डुअल नेचर ऑफ लाइट। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लाइट का ही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन का पोर्शन कवर करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे रिफ्रैक्शन में। अभी मैं समझता हूँ कि लाइट का आपको एक अच्छा आइडिया लग चुका है कि क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।